हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे अकबर की पॉलिसी की। ठीक है, कि कैसा उसके समय पे एडमिनिस्ट्रेशन था। अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। तो बात करें अगर अ, एक आइन अकबरी बुक है, अकबरनामा है। ठीक है, अबुल फजल ने जो लिखी थी। ठीक है, स्पेशली अकबर के टाइम की। ठीक है, अबुल फजल जो उसके नौरत्न थे। ठीक है, तो 9 स्पेशल पर्सन कह सकते हो, उनमें से एक अबुल फजल था। तो उसने ये बात, उसने जो बुक है अकबरनामा, स्पेशली आइन अकबरी की अगर हम बात करें। ठीक है, तो उसमें ये बात बता रखी है। ठीक है, इन लास्ट वॉल्यूम द आइन अकबरी। ठीक है, तो ये कहता है द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लाइड डाउन बाय अकबर एंड वर एलाबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक द अकबरनामा, इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आइन अकबरी। जो अकबरनामा के अलग अलग पार्ट थे, तो जो लास्ट पार्ट था उसका, उसको आइन अकबरी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अगर अबुल फजल ने जो एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो उस समय पर अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास, governed by a subedar who carried out both political and military functions। तो जो अबुल फजल ने बताया उसके हिसाब से वहाँ पर को जो पूरा एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको सूबा कहा जाता था। ठीक है, टर्म याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको सूबा कहते थे। ओके, जिसको गवर्न कौन करता था? सूबेदार गवर्न करता था। बेसिकली पॉलिटिकल और मिलिट्री राइट दोनों उसके पास होते थे, दोनों फंक्शनिंग वो करता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, एंड द सूबेदार was सपोर्टेड बाई other officers such as the military paymaster bakshi, the minister in charge of religious and charitable patron, सद्र जिसको हम कह सकते हैं, पेट्रोनेज, पेट्रोनेज। ओके, सद्र। अब इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिवाइड किया गया था। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self interest। हमने बात करी भी थी, अकबर के टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, काफ़ी एक कह सकते हो आप, काफ़ी हार्ड पर्सनैलिटी थी। ठीक है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। लेकिन 17th सेंचुरी के लास्ट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो अकबर के नोबल्स थे, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा जात थी, ठीक है, तो उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट जैसा कर दिया। हम देखेंगे बाद में कि अवध, ठीक है, और बंगाल है, ये नीचे हैदराबाद, ये कैसे अलग हो जाते हैं, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। ये हम बाद में इसको देखेंगे, आगे बुक में भी एक्सप्लेन किया, आगे बुक अलग, आगे चैप्टर्स में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulema, Brahmins, Jesuit priests, who were Roman Catholic, and Zoroastrians. These discussions took place in the इबादत खाना। ये क्या करता था बेसिकली, अकबर यहाँ पर को एक इस तरह से भी इसकी इमेज दिखती है कि सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता था। तो उसके लिए इबादत खाना इसने एक बना रखा था, जहाँ सभी लोग मिलकर डिस्कशन करते थे रिलीजन पे। He was interested in the religion and social customs of different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teaching created division and disharmony amongst his subjects. This eventually led Akbar to the idea of Sulh-e-Kul, or universal peace. Sulh-e-Kul means a universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulh-e-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan
एज वेल। ओके, तो बेसिकली जो ऐसे लोग थे जो ज़्यादा सुपरस्टिशंस ज़्यादा स्प्रेड करते थे, जो ऐसे रिलीजियस आप कह सकते हो, सेंट कह सकते हो उनको, ठीक है, जो संत होते थे वो लोग, जो ऐसे लोग थे जो ज़्यादा सुपरस्टिशन मीन्स ज़्यादा अंधविश्वास को ज़्यादा क्या कह सकते हो आप, प्रोवोक करते थे, सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों के लिए भी अकबर ने क्या किया, रूल्स बनाए थे। तो उसी को देखते हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ही स्टार्टेड सुलह ए कुल। एक अलग से इसने एक फॉर्मूला जनरेट किया, दैट मीन ऑफ यूनिवर्सल पीस, जिसको आगे जाके शाहजहां ने भी उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, जहांगीर ने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो अभी पहले इसको हम यहाँ पर आप कह सकते हो सुलह कुल क्या था, जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इज द फॉलोइंग वर्ड्स, as in the wide expanse of the divine comparison, there is a room for all classes, all the follower of all creeds. So, in his imperial dominion, which of all sides were limited only by the sea, there was room for the professor of opposite religions and for belief, good and bad, and the road to intolerance was closed. मीन्स सुलह कुल ऐसा था कि जिसमें हर कोई आके उसको एक्सेप्ट कर सकता था, वहाँ पर को एक आप कह सकते हो कि डिफरेंट रिलीजन जैसा आप उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भी आके उसमें उसको एक्सेप्ट कर सकता था, ठीक है। कुछ तरह से सुलह कुल पॉलिसी कुछ इस तरह की थी। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, तो जो सुलह कुल की पॉलिसी थी इसको समझना, ये कुछ ऐसी पॉलिसी थी, मीन्स आप कह सकते हो ना, जैसे हमारा आज की डेट में जो इंडिया हम कहते हैं सेकुलर कंट्री है, तो कुछ उस तरह की पॉलिसी इसने जनरेट करने की कोशिश करी कि सारे लोग इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो उस तरह का सुलह कुल की पॉलिसी को आप आज की डेट में सेकुलरिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकुलरिज्म का हम कहते हैं ना, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो स्टूडेंट, सेकुलर की मीनिंग भी आप समझिए। सेकुलर का मीनिंग होता है जहाँ पर को आप हर रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही कुछ सुलह ए कुल भी क्या थी, पॉलिसी थी, ठीक है। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, ओके, आफ्टर दिस पैरा हम एक बार जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको थोड़ा और डीप समझेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको और थोड़ा सा अच्छे से एलोब्रेट करा जा सके। तो पहले बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी, ओके, लेट इट बी, इसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम एक बार अकबर की जो पॉलिसीज थी उसी को थोड़ा सा और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी सूबा, ठीक है। अब दोबारा से एक बार हम उसको और अच्छे से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी कि जो अकबर के टाइम पे जो प्रोविंस थे वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, प्रोविंस में, जिसको हम प्रांत भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो उससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन था। अकबरनामा में, आईन अकबरी में अबुल फजल ने अकबर के टाइम, जो अकबर का टाइम पीरियड है उसके टाइम पीरियड की बातें बताई हैं। तो उससे पहले भी तो एडमिनिस्ट्रेशन चलता ही होगा, बाबर के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे। तो अकबर के टाइम पे ये ज़्यादा एक फंक्शन वे में, या फिर हम कह सकते हैं एक एडजस्टेड वे में, एडजस्ट वे में इसने शुरू किया। अगर आपसे कोई पूछे कि एक मुग़ल पीरियड में, मुग़ल डायनेस्टी में, अगर बहुत ही फंक्शन तरीके से, एक सही तरीके से, एक सही मायने में किसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया, तो हम अकबर का ही नाम लेते हैं। क्योंकि जो अबुल फजल ने बुक लिखी आईन अकबरी, उसमें बताया कि अकबर के टाइम पे, अगर अकबर के टाइम पीरियड के 24th ईयर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट 24th ईयर ऑफ अकबर्स टाइम पीरियड, दैट टाइम हिज होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 12 प्रोविंसेस, जिनको सूबा कहते थे। उस टाइम पे 12 प्रोविंस थे। 24th ईयर 1580 की बात मैं कर रहा हूँ। 1580 की बात अगर करें, वहाँ पर को 24th ईयर था उस टाइम पे अकबर का। तो वहाँ पर वो 12 प्रोविंस थे। आगरा,
दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान और मालवा। ये 12 प्रोविंस उस टाइम पे थे और सबके लिए सूबेदार, ठीक है, ये अपॉइंट किए हुए थे। लेकिन जब उसने साउथ में भी विक्ट्री कुछ उसको मिली तो उसके बाद खानदेश, बरार और अहमदनगर ये 3 और ऐड हो गए, तो 12 से कितने हो गए, 15 प्रोविंस उसके हो गए। ओके, बात फिर भी उसके बाद और भी बढ़े, ठीक है, बट अभी हम 15 तक की इसकी बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कही जाएगी किसके समय पर सबसे ज़्यादा सूबे थे, तो आप कहेंगे शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है, शाहजहाँ के टाइम पे सबसे ज़्यादा सूबे थे। ओके, अब इनके लिए इन्होंने अपॉइंट कर रखे थे, ठीक है, ऑब्वियस थे, इतने प्रोविंस थे तो सबके लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो इनको चाहिए थे, दे रिक्वायर्ड। तो सूबेदार इन्होंने अपॉइंट किया। सूबेदार को सिपह सालार भी कहते हैं, सिपह सालार, सूबेदार भी कहते हैं, सिपह सालार भी कहते हैं। ओके, बेसिकली इनका जो मेन काम था वो था प्रोविंस में एक लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, मेन काम इनका ये था। फिर इसमें आता था दीवान, ठीक है, ये सेकेंड ऑफिसर था, ठीक है। अकबर के टाइम पे ये पोस्ट जनरेट हुई, उससे पहले ये पोस्ट नहीं होती थी, ठीक है। ये बेसिकली कह सकते हो रेवेन्यू कलेक्ट, अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हो उसको, बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर था ये दीवान, ठीक है। तो पहला हमने कहा सूबेदार, ठीक है, सेकेंड हमने बात करी दीवान, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज बख्शी। बख्शी एक और ऑफिसर था, ठीक है, जो बेसिकली जो एम्परर होता था, किंग होता था, उसके ही वही अपॉइंट करता था उसको। इसका काम क्या था, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, बेसिकली इसका काम अगर हम बेसिक काम कहें तो मिलिट्री को इस्टेब्लिश करना था, ठीक है, मिलिट्री से रिलेटेड इसके काम थे। लेकिन इसका एक काम और भी था कि जो जितनी भी सीक्रेट न्यूज़ होती थी वो सारी किसको देता था, किंग को देता था, एम्परर को देता था। देन एक ऑफिसर और था सद्र, ठीक है, सद्र एक तरह का, आप ये कह सकते हो सद्र जैसे होता है ना रिलीजियस्टिक, जो उलेमा जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जो अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज जिनको हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सद्र, ठीक है। इनका काम होता था वही एक्सप्लेन करना, किसी रिलीजन के बारे में कोई टर्म है तो उसके बारे में बताना। कोतवाल, देयर इज़ वन मोर ऑफिसर कोतवाल, ठीक है, जिसका काम था कि समझ सकते हो कोतवाल का मतलब क्या है, पुलिस से कनेक्टेड है, जितना भी लॉ एंड ऑर्डर को देखना, ठीक है। तो इस तरह के और भी हैं। वाकया नवीस है, वाकया नवीस है, जो बेसिकली सीक्रेट ऑफिस देखता था, उसका हेड होता था, ठीक है। मीर बहर है, देर आर मैनी ऑफिसर्स। ओके, तो इस तरह के कुछ थे जो अभी हमने बात करी, सूबेदार की बात हमने करी, दीवान की बात हमने करी, मीर बख्शी की बात हमने करी, बख्शी मीर बख्शी भी कहते थे, ठीक है, सद्र, ठीक है, कोतवाल की बात हमने करी, वाकया नवीस की बात भी हमने करी। वाकया नवीस क्या होता था, सीक्रेट डिपार्टमेंट का हेड होता था, ठीक है। तो इस तरह से अकबर का जो प्रोविंस था, प्रोविंसेस थे, या फिर उसका जो एम्पायर था, इस तरह से डिवाइडेड था। ओके, सो नाउ द मुगल एम्पायर इन द 17th century and after. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth, but these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. Means कि था वेल्थ तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थ था, ठीक है, अच्छी कंडीशन में मुगल डायनेस्टी थी, मुगल एम्पायर था। बट कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन भी था, ठीक है, पोवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बारे में भी जो ट्रेवलर्स आए, ठीक है, उन्होंने इसके लिए भी इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया, दे डिस्क्राइब्ड अबाउट द पॉवर्टी जो साइड बाय साइड एग्जिस्ट हुआ करती थी। द इनइक्वालिटी
were glaring. Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdar were only 545 in number of out of a total 8,000. 8,000 मनसबदार में से भी 445 ऐसे थे जिनके जो हाईएस्ट रैंकिंग्स जिनके पास थी. दिस स्मॉल नंबर mere mere 5.6% of the total number of mansabdars received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers means जो मिलिट्री थी, ट्रूप्स जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो 5.6% ही ऐसे लोग थे जो टोटल का 61.5% ले लेते थे टोटल रेवेन्यू का. तो कह सकते हो कि जो हम अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कर रहे हैं अकबर के टाइम की, तो ये तो उसका एक वन साइड है. जो सेकेंड फेज, ईच एंड एवरी ईच कॉइन हैज़ अ टू फेस, तो वन फेस तो हमने देख लिया. एक और फेस है जिसमें हमको पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा थी. The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hand of primary producers. The peasant and the artisan, the poorest among them, lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools, and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, but by the 18th century, the province of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि सैलरी और गुड्स में ज़्यादा एक्सपेंड करते थे. तो कहने का मतलब था कि जो स्मॉल पीजेंट्स थे उन पे ज़्यादा लोड पड़ता था. जो बड़े पीजेंट्स थे, बड़े किसान थे, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना था. ठीक है, ऑब्वियस था, बड़ी सेना थी और हर जगह से भी रेवेन्यू नहीं आ पाता था. तो एक तरह से बर्डन था, और इस बर्डन को झेलता कौन था लास्ट में? पीजेंट. तो अब हुआ क्या, स्लोली स्लोली 17th सेंचुरी में आते आते, लेट 17th सेंचुरी में जो सबॉर्डिनेट थे, जो सूबेदार कह सकते हो, मनसबदार, इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया. समझना, इंडिपेंडेंट की तरह बिहेव करते थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे. वो थे, अभी भी मुगल उनके ही मास्टर थे. लेकिन आप देखेंगे शहादत खां अवध में, ठीक है, हैदराबाद में देखेंगे निज़ामुल मुल्क, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करने की कोशिश की. बिहेव करते थे इंडिपेंडेंट की तरह, ठीक है, अपनी ही चलाते थे, लेकिन नाम के लिए किसके थे? मुगल डायनेस्टी के अंडर थे. ठीक है, इसको हम 10th चैप्टर में आएगा, जब आएगा तो मैं इसकी पूरी स्टोरी आप लोगों को एलिब्रेट करूँगा. ठीक है, हैदराबाद में, ठीक है, निज़ामुल मुल्क, सादत खां अवध में, इन लोगों की क्या, इन्होंने क्या क्या किया वहाँ पर, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, तो ये आप इसको देखेंगे एक बार. ठीक है, इस बारे में आप इसको खुद से पढ़ेंगे एक बार. ठीक है, बाकी फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे. ओके, थैंक यू.